and that is student diversity and inclusive education. So, as NEP 2020 has made it mandatory for all of us to uh, adopt inclusivity in our education policy. So if you just see the manual NEP 2020, that 60 पेज मैनुअल अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंक्लूसिविटी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है और इंक्लूसिविटी है क्या. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि डाइवर्सिटी, स्टूडेंट डाइवर्सिटी है, इसलिए हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं. अगर सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते, if we had a homogeneous class where all the students behaved in the same manner, came from the same background, or maybe they were equally good in studies or bad in studies or average in studies. So that uniformity, if it is there, then it is not considered to be a diverse situation. In diverse field, what happens is that you have diversity in various forms. कभी हम लोगों के पास जैसे डाइवर्सिटी रिलेटेड टू जेंडर होता है, कभी डाइवर्सिटी रिलेटेड टू एकेडमिक्स होता है, कभी सोशल डाइवर्सिटी होता है, जैसे कि कैसे बैकग्राउंड से आते हैं स्टूडेंट्स. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है. एक और चीज़ जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि इंक्लूसिविटी में हम उन लोगों को भी शामिल करेंगे जो लोग आज तक हो सकते थे किसी कारणवश हायर एजुकेशन में नहीं आते थे. सो देर आर मेनी पीपल, यू नो, दे आर हेजिटेंट टू कम टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Maybe they belong to a gender, they belong to a community where they are not very comfortable. So those people have to be brought to the mainstream. That is the idea behind NEP 2020. When NEP talks about lifelong learning, it means also that learning for all. सो हायर एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि उन गिने चुने लोग आए जो अफोर्ड कर पाते हैं, जिनके फैमिली बैकग्राउंड उनको सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो लोग जो कि दे आर मे बी नॉट वेरी मच familiar with the higher education system, but they also should be given a chance. तो इसके लिए बहुत सारे चीज़ें जो है वो सामने आती है. पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग इंक्लूसिविटी चाहते हैं, किनको हम इंक्लूसिव करें. तो इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि एक होता है सोशल डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति, धर्म, कास्ट, क्लास के लोग आते हैं, तो वो एक सोशल डाइवर्सिटी हो जाता है. इकोनॉमिक डाइवर्सिटी होता है, अलग अलग इनकम लेवल्स के लोग आते हैं, तो वो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो जाता है. एकेडमिक डाइवर्सिटी होता है कि अलग अलग मेरिट के लोग आते हैं. तो जब इन सारे लोगों को हम एक साथ मिलके एक क्लासरूम में देखते हैं, तो हमारा ये मकसद होता है कि इन तक कैसे हम लोग इंक्लूसिविटी को पहुंचा सकें. सो फॉर दैट वी हैव टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिविटी. हमारी पॉलिसी में होना चाहिए कि हम लोग इंक्लूसिव हो, हम जेंडर बायस्ड ना रहे. We have equal opportunities for poor students, rich students, weaker students, brighter students, slow learners, fast learners. Okay, everyone. Also, we have to understand that not everyone is abled. Some people are differently abled. उनके लिए भी हमारी संस्था में कोई ऐसी चीज़ है जो उनको हेल्प कर सकता है. दैट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी. लेकिन आज का ये जो टॉपिक है इसमें ना 3-4 एक्सरसाइजेस हैं. तो मैं चाहूँगी कि जैसे हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, आई वुड लाइक यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा. क्योंकि तब ये इंटरेस्टिंग जो भी है ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है. ओके.
So, with that, friends, I will start sharing my screen. And yes, I think you can see my screen, friends. Yes, ma'am. Okay. So, I begin with how the higher education system has grown over the years. If we go by the source, if you see the source, it is the IASHE source, All India Survey of Higher Education. The IASHE source is saying that the number of colleges has grown and the number of universities has grown over the last few years. I am taking the data from 2010-11 to 2019-20, पिछले 10 सालों में हम ये देखते हैं कि the number of universities have increased to there are more than 1100 universities. Apart from that, there are more than 43,000 colleges. तो ये जो लाइन ग्राफ है ये कॉलेजेस का है. Then there are 11,000 plus standalone institution. Standalone institution वो होता है जहाँ पर किसी एक चीज की पढ़ाई होती है. For example, polytechnic institution. So polytechnics are standalone because they're only पॉलिटेक्निक से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं. बी एड इज another standalone institution because there only B.Ed, that is education, Bachelor of Education is taught. They are not multidisciplinary institutions. Similarly, nursing institutions are standalone institutions. Now, there are 4.1 crore, 14 crore students in higher education and 15.5 lakh teachers. So it's a big system that is working. You can call it a very vibrant and robust ecosystem because education is a very important part of development of any country. हमारे देश के विकास सब तभी संभव होगा जब एजुकेशन का बढ़ावा मिले. तो ये उसका सबूत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ग्रो किया है. ये और भी बताता है कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन जो है यानी 18 टू 23 एज ग्रुप के लोगों में जो ग्रॉस एनरोलमेंट है दैट हैज गॉन अप टू 27.1. नाउ 10 साल पहले वो 10 से 15 के बीच में था. अभी वो बढ़ के 27.1 हुआ, which means that in the age group of 18 to 23, that means those who come for higher education, only 27 people are accessing higher education out of 100. तो 100 लोगों में से who can come for higher education, only 27 are coming. तो इसको हमें बढ़ाना है. वी हैव टू इंक्रीज दिस टू 50. ये हमारा मकसद है. यानी जो इस एज ग्रुप वाले हैं जो कॉलेज नहीं आते हैं उनको भी हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं. ओके. जरूरी नहीं है कि हम सभी को कॉलेज में ही बुला लाएं. देर आर अदर मीन्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो एंड दैट आई विल बी डिस्कसिंग. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में हम देखते हैं कि साइंस का जो औहदा होता है वो नीचे चला जाता है एंड सोशल साइंस में ज़्यादा लोग आना चाहते हैं इन द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. Also, language courses में women are more than men. Men will opt for science and technology. This is not what I am saying. This is what the data is saying. और जो institutions of national importance है जैसे कि IIT, IIM, आइजर, IISc, इन सब institutions में female students बहुत कम है. Now, this is the first exercise. Friends, you can see that this is a picture of students filling up their college application form. And this is how a college application form looks like. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कौन कौन सी चीज मांगी जाती है कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म में. आपको जवाब देना है कि कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप होता है what are the things, yeah, what are the things that are asked.
चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। हेलो। यस, यस मैम, कुचिकर मैम। यस मैम। जब फॉर्म फिल किया जाता है उस समय सबसे पहले तो उनका ऑक्यूपेशन जो है देखा जाता है, क्या व्यापार पिताजी करते हैं, वार्षिक आय उनकी कितनी है, किस जाति से किस समूह से है, जनजातियों से है, ये बहुत बिल्कुल, जरूरी है। उसके बाद उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं, वो देखा बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, इनकम सर्टिफिकेट जो है उसको मांगा जाता है। बिल्कुल, बर्थ प्रूफ के लिए उनके हम अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स वो मंगवाते हैं। और फिर बिल्कुल, ये सारी चीजें उनके पास ना हो तो बच्चा उस माहौल से दूर चला जाता है। बिल्कुल। थैंक यू, जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। You have given a total view of what is there in an admission form. कुछ कुछ चीजें आप मिस कर गए हैं। Will someone supplement for that? और कोई है जो कि, जी जी जी, नेक्स्ट एनीवन? आई जस्ट हर्ड अ वॉइस। और कोई जो कि कुचिकन मैम के इस ऑब्जर्वेशन को और भी सब मतलब उसको बढ़ाना चाहते हैं? You would like to add to it? Anything else that she has missed out? सबसे पहले तो बच्चा ये पूछता है कि कितने पैसे लगेंगे। वो तो है। बच्चा क्या पूछता है वो हम नहीं पूछ रहे हैं मैम। हाँ जी। कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में what are the things that are asked? हम कॉलेज में क्या क्या उनको सुविधाएं देने वाले हैं, किन किन कोर्सेज को No, 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 पढ़ाया no. जाता When they're है। filling up the form, ओके। the information that we ask from them, हम क्या information उनसे पूछते हैं, वो मैं जानना चाहती हूँ। Anyone else? I can see so many. There are more than 50 people in the room. Can anyone else say something? आपको समझ में आ रहा है ना कि बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, वो एडमिशन फॉर्म में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देता है? परसेंटेज कितने हैं, कौन बिल्कुल, से कॉलेज से 12th पास हुआ, हाँ, बिल्कुल। और कुछ? कौन से कैटेगरी से बिल्कुल, एडमिशन वो लेना तो चाह रहा कुचिकन है। मैम भी बता चुकी है। हाँ हाँ। बिल्कुल सुलभा मैम। हाँ, और कुछ? जेंट्स लोग कुछ इसमें इनपुट्स देना चाहते हैं? अ, ये इनकम यस, इनकम भी पूछते हैं ना उनका, दैट इज़ पापा आल्सो का। हाँ दैट इज़ आल्सो व्हाट कुचिकन मैम हैज सेड। हाँ। Would the gents like to add something to it? मेल जो मेंबर्स है इस रूम में? ओके, तो मैं आपका थोड़ा आसान कर देती हूँ। थैंक यू सो मच कुचिकर मैम एंड सुलभा मैम। सबसे पहले नाम पूछा जाता है, ठीक है? सेकंड डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है कि बच्चा किस एज ग्रुप में आता है। अब 18 से 23 इयर्स जो है हायर एजुकेशन में, कुछ लोग 18 साल के होते हैं, कुछ लोग उसी क्लास में भर्ती लेते हैं लेकिन वो 20 साल के होते हैं, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा होते हैं। बिकॉज़ यू इट इज़ नॉट दैट एवरीवन विल, इट इज़ नॉट अ स्कूल कि 6-5 साल हुआ तो सबको एक ही क्लास में दाखिला देना है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली पूछा जाता है कि आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है? तो जब आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस या एड्रेस माँगा जाता है तब पता चलता है कि वो बच्चा रूरल एरिया से बिलॉन्ग करता है, अर्बन एरिया से बिलॉन्ग करता है, कौन से शहर से बिलॉन्ग करता है, कौन से रीजन से बिलॉन्ग करता है। ये रीजनल डाइवर्सिटी है। पहला था हमारा एज डाइवर्सिटी, सेकंड हो गया हमारा रीजनल डाइवर्सिटी। थर्ड जो पूछते हैं उन लोगों से वो है कि आपके फादर का इनकम क्या है। तो इनकम डाइवर्सिटी पता चल जाता है, आपका एनुअल इनकम वॉट एवर इट इज, तो उससे डाइवर्सिटी पता चल जाता है कि जो इकोनॉमिकली वीक है और जो इकोनॉमिकली नॉट सो वीक है, पता चल जाता है। उसके बाद आपका कैटेगरी पूछा जाता है। कैटेगरी में आपका SC ST OBC जनरल जो भी हो, उससे आपका कैटेगरी पता चल जाता है। ये भी डाइवर्सिटी है। एक और चीज पूछा जाता है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, कभी कभी
अदर्स में अदर्स भी इंक्लूड किया जाता है, कभी डू नॉट विश टू डिस्क्लोज भी किया जाता है। यानी आप हर जेंडर को इंक्लूड कर रहे हैं, ये होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रीवियस एग्जाम का परसेंटेज क्या है। इससे आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी पता चलता है कि आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं या कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा। सो फ्रेंड्स, इसके आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो और कई तरह की डाइवर्सिटीज सामने आती हैं। और ये तो हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आप जब क्लासरूम के अंदर होंगे तो आपको और डाइवर्सिटी नजर आएगा। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग दिस। सो इज इट ओके फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यस, सो अभी आपको फिर से दिख रहा है, बराबर सबको दिख रहा है? जी मैम। जी। तो डाइवर्सिटी, ये जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, डाइवर्सिटी का पूरा मतलब आपके सामने आ जाता है। यहाँ आप देखिए, डाइवर्सिटी में आपके अलग अलग रंग रूप के लोग दिखेंगे, साथ में आपको ऐसे दो व्हील चेयर दिखेंगे, जिससे पता चलता है कि दोज हु आर नॉट मतलब दोज आर फिजिकली चैलेंज्ड आर ऑल्सो included, and the society is diverse because of them, but they can also be included. एक और चीज आपको बड़े वाले जो कोलाज का जो बड़ा वाला पिक्चर है उसमें नजर आएगा कि अलग अलग स्किन कलर, अलग बाल के रंग, आंखों के रंग, अलग नक्शे के लोग, अलग चेहरे वाले सब आ जाते हैं कॉलेज में। तो ये है डाइवर्सिटी जो कि अपीयर होता है। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ डाइवर्सिटी इज दिस। थर्ड इज ये वाला, आपके लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। आपके एथनिसिटी, आप किस एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आप एससी है, एसटी है, जनरल है, ओबीसी है, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप किस नेशनलिटी को बिलोंग करते हैं। अगर आपके कॉलेज में या आपकी यूनिवर्सिटी में लोग दूसरे देश से आते हैं तो वो भी मैटर करता है। आपकी एज ग्रुप कौन सा है, आप कैसे कल्चर से आते हैं, आपका रेस क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपके एबिलिटीज क्या है, आपके जेंडर क्या है। ओके, और यहाँ पर आता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, यानी आप मेल है, फीमेल है, या फिर आप दोनों में से कोई नहीं है, या फिर आप बताना नहीं चाहते कि आप कौन हैं। सो दैट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बिकॉज हियर we have grown up students and grown up people. They have their own mind, they are not guided by someone else, so they can speak, वो अपने तरफ से वो बोल सकते हैं। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है अभी, क्योंकि इससे पहले जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनको डरा के, समझा बुझा के माँ बाप तैयार करते हैं कि आप इसी तरह के ड्रेस पहन के जाओ, ऐसा बिहेव करो, वो करो, ये करो। जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो again you have this diversity, that is, see, when you're talking about gender, when you're talking about equality, you're talking about so many things, ethnicity, heritage, all these things. Diversity actually matters. If we say that we have a class full of same type of students coming from same background, एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग क्लास में आते हैं, तो वो क्लास डाइवर्स भी नहीं है, और उस क्लास को आप आगे उसका उसका ग्रोथ उस तरह से आप नहीं देख सकते। जब डाइवर्स लोग होते हैं तो ग्रोथ का चांस भी बढ़ जाता है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। Because when we are including more and more people of different backgrounds, then there is bound to be some type of competition, a healthy competition, and there is bound to be some healthy interaction also. That is how
डाइवर्सिटी मैटर्स। तो डाइवर्सिटी हमारे कैंपस में रीजनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इट कैन बी लिंग्विस्टिक, it can be economic. I have already spoken about economic diversity, and also about the physical ability, that whoever is in the class, क्या वो physically सक्षम है नहीं है, ठीक है, वो भी है। Again, I have highlighted this in red because gender plays a very important part in identifying diversity. And gender is something, when people talk about gender, they talk about it very loosely. बहुत सहज तरीके से कह देते हैं कि जेंडर है ये, मेरा सेक्स भी ये है, जेंडर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी बात को मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रेंड्स, यहाँ पर है कि एम आई डिफरेंट, क्या मैं दूसरों से अलग हूं? तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बताइए कि आप दूसरों से अलग हैं या नहीं। अगर आपके रूम में जितने भी 40-50 पीपल अगर सब हाँ बोले या ना बोले एक साथ, तो पता चलता है कि हाँ, सभी का हाँ है, तो एक ही टाइप के लोग बैठे हैं, एक ही एक्सपीरियंस के लोग बैठे हैं। और अगर कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं, तो अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग बैठे हैं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है, लिव्ड इन एन अननोन कंट्री, किसी अनजान देश में रहा। आप में से क्या कोई भी किसी अनजान देश में कभी रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, जो भी। नहीं। नहीं, जानने ना, उसको स्ट्रगल करने दे मैडम को। और नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी। हाँ मैडम, वो मैडम का क्लास है, तू बैठ उधर है कर। नो मैडम। No. Okay. Thank you for just putting in your words, sir. Okay, next, being followed by an unknown person, अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछा किया गया। क्या आप कभी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछा किए गए हैं? या आप फिजिकली भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरनेट पे फॉलो करना, ये भी हो सकता है। क्या ऐसा एक्सपीरियंस किसी का रहा है? लोग फॉलो करते हैं इंटरनेट पे थाउजेंड्स में, तो बोलो ना यस और नो। यस फ्रेंड्स, क्या आप लोगों में से किसी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आप किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछा किया गए हो? जी नहीं। जी नहीं। तो अगर सबका नहीं है, तो मैं ये मान लूं कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। यस फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। फेल्ट कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स, अपने लुक को लेकर सचेत महसूस करते हैं। क्या कोई ऐसा है? आपको ना मैं देख सकती हूँ, ना आप मुझे, तब आप एक दूसरे को देख सकते हो, लेकिन ये इतना तो बता सकते हैं हाँ या ना में। पार्टिसिपेंट प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। आप ऐसा करेंगे तो मैडम कैसे पढ़ाएंगे? आपको कुछ ना कुछ तो भी तो आंसर देना पड़ेगा ना। अगर आप सीरियसली लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिव। सिर्फ जी मैडम। मैडम आंसर कर रहे हैं। जी जी। दीपा मैडम, आपके कॉलेज के बाकी के लोग क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? आई डोंट नो मैडम। तो आप ही के कलीग्स हैं। हाँ, वो तो है ही, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो बैठी हूँ बिल्कुल लैपटॉप के सामने। ओके। अच्छा मैम, आप जवाब दे रही हैं, यू हैव फेल्ट कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स, यस और नो? यस मैम। You have felt conscious. So we get one diversity. Okay. Had to hide my surname. अधिक सम्मान पाने के लिए कभी अपना उपनाम छिपाना पड़ा किसी को? जी नहीं। जी नहीं। नो। No. Okay. Had to communicate in a language that I am not fluent. ऐसी भाषा में बोलना पड़ा जिसमें पारंगत नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। नो। समटाइम्स। देखिए, अभी मुझे समटाइम्स मिला, इसका मतलब है कि थोड़ा डाइवर्सिटी है। आगे का लास्ट, बीइंग टोल्ड दैट आई एम यूजलेस और इनएफिशिएंट, कहा गया कि मैं निकम्मा या नकारा हूं।
बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ओके। देख, बिल्कुल नहीं है। ये जो सिचुएशंस मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये सिचुएशंस बहुत आम सिचुएशंस है जो कि हम फेस करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस जो है वो हर एक का अलग अलग अंदर होता डॉक्टर है। बुक होता है हम लोग में वो भी से देखो कोई कहीं must have उससे stayed in कहते an unknown तुमने country बड़ा or करेक्ट नहीं must बहुत have कंसिडर नहीं करते been वो followed by some unknown people. Now, when everyone has the same experience, then it is not a diverse class or diverse society or diverse, people. But when you have different answers from different experiences, that is why I was asking you all to respond. अगर आप में से सबका एक्सपीरियंस एक ही जैसा है तो आपका क्लास मोर और लेस यूनिफॉर्मली होमोजीनियस है, इसमें डाइवर्सिटी है ही नहीं। तो अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो हम इंक्लूसिविटी की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी किसी चीज में आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा हो, और ये बहुत ऑनेस्टली जवाब देना है, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। अगर वो हो, then you agree that it is a diverse class. So that is the objective of taking this exercise. Okay, friends, thank you so much for responding. Who all have responded, who have not responded also, again I'll thank you, because I am expecting you to respond in my next exercise. So before that, concept of gender or concept of sex, ये दोनों को मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहती हूँ, because people all often evaluate one with another, that sex is equal to gender or gender is equal to sex, but this is not true. Why it is not true? The first thing is, I'll first explain what is sex. So what is sex? Sex is a biological construct. That means it has something to do with the physiology of the body, anatomy of the body. Secondly, it is something to do with childbirth. जो बच्चा पैदा होता है, that child is born with a particular sex. It can be a male child, it can be a female child. Okay. Third is, when the child grows up into an adolescent, there are some secondary sexual organs that develop. I have written beards because for male it's a obvious thing, that is a manifestation of the sex of the person. और चौथा है, it cannot change. You cannot change sex. If you have to change your sex, you have to go for a surgery. You have to go for a medical procedure, because suddenly one morning if you get up and you think that I'm okay, I'm a male, from today I will not be a male, I will be a female. You cannot change your sex, but you can change your gender. यही मुझे कहना है कि सेक्स को चेंज करने के लिए एक पूरा प्रोसेस रहता है. there's a lot of money, legalities, physical and mental changes involved in order to undergo that. When you talk about gender, it is actually a social construct. जेंडर का मतलब होता है कि समाज किसी व्यक्ति को जिस नजरिए से देखता है, that is the social construct. That, and why will the society see a person in a different manner? Because of the way the person dresses up, because of the way the person looks or behaves or whatever it is. तो जेंडर जो है वो एक्चुअली, बच्चे जब 3 साल तक बच्चों को पता नहीं चलता है कि उनका सेक्स क्या है, बिकॉज वो बच्चा जो है, दैट बच्चा हैज बीन टोल्ड बाय हिज और हर पेरेंट दैट यू आर अ मेल चाइल्ड और यू आर अ फीमेल चाइल्ड. लेकिन अगर माँ बाप उसी बच्चे को भिन्न तरीके से ड्रेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड इज अ मेल चाइल्ड एंड इफ द पेरेंट्स ड्रेस अप द चाइल्ड लाइक अ गर्ल, then the child starts to believe in his head that the child is a girl, till the child grows up and finds out that, oh, I'm not a girl,
आई एम समवन डिफरेंट, आई एम अ बॉय। तो ये एक सोसाइटी उसको जिस रूप से देखता है, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि पेरेंट्स समटाइम्स दे वांट अ मेल चाइल्ड, सो दे विल ड्रेस अप देयर डॉटर, द सेकंड डॉटर और द थर्ड डॉटर born, दे विल ड्रेस द डॉटर एज अ मेल, एज अ बॉय। ये भी होता है। तो ये है सोशल कंस्ट्रक्ट, सोसाइटी उसको जिस रूप से देखता है। इट हैज समथिंग टू डू विद चाइल्ड केयर एंड नॉट चाइल्ड बर्थ, यानी जन्म से जो भी उसका सेक्स है, नॉट नेसेसरली कि उसका जेंडर भी वैसे ही हो। थर्ड, इट चेंजेस इजीली, दैट मीन्स यू कैन dress up differently, you can behave differently, you can afford to not disclose your gender। आप मेल है लेकिन आप अगर फीमेल की तरह ड्रेस करना चाहते हैं, देन यू आर फ्री टू डू दैट बिकॉज यू कैन चेंज इट। आपको लग रहा है कि मुझे सजना है, अपने दूसरे तरीके से सजना है, तो यू कैन डू दैट। सो इट चेंजेस इजीली बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर सेक्स, you are actually hiding your gender। And fourthly, the decision maker is the person himself। जो व्यक्ति अपने शरीर को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहता है, the decision is on the person himself or herself। तो ये डिसीजन मेकर होता है वही पर्टिकुलर पर्सन जो उस वक्त मौजूद है। लाइक इफ द पर्सन इज अ मेल एंड वांट्स टू portray himself as a female, the person can do that। The decision ultimately is with the person concerned। So now we talk about manifestation of inequalities in higher education। तो हायर एजुकेशन में बहुत सारे इनइक्वालिटीज है जिसका मैनिफेस्टेशन बहुत ऑब्वियस है। सबसे पहले है डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू हायर एजुकेशन बाय इनकम लेवल। तो मैडम अभी थोड़ी देर पहले द वन मैडम हु वाज आंसरिंग मी, शी केप्ट ऑन सेइंग कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हायर एजुकेशन का कॉस्ट क्या है, और उनको लगता है कि शायद वो मेरे रीच के बाहर है, एंड दैट क्रिएट्स अ डिस्पैरिटी। ये उनको उनके दिमाग में नहीं आता है कि सबको एक्सेस मिलता है हायर एजुकेशन में। So that manifestation comes. People often do not come to higher education institution thinking that they will not be able to afford it। Second is regional disparities। जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि अलग 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 प्रांत के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। दे कम टू centers of higher education। When they come to centers of higher education, they bring with them the culture, the background from which they have come। There are rural urban diversities। गांव और शहर के लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग उनके वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, तो अलग उनके थॉट प्रोसेस होते हैं। हेलो So that also creates disparities। जी Social disparities depending on the societal हाँ background। मैम और हम ये भी देखते हैं कि पीजी लेवल पे ये कम हो जाता है। जो भी हायर एजुकेशन में आते हैं, मैडम आई हैव नॉट पीजी येट तक क्रिएटेड पहुंचते एनी पहुंचते व्हाट्सएप उनका ग्रुप नंबर फॉर जो योर है वो बैच घट आई विल जाता है। क्रिएट इट जस्ट डेज प्रायर टू द और फेस्ट प्रेस्टिजियस और एलीट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, फॉर व्हिच बैच इंस्टीट्यूशंस यू हैव ऑफ अपलाइड नेशनल इम्पोर्टेंस में लड़कियों का अंडर रिप्रेजेंटेशन रहता है। STEM subjects like science, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम engineering, technology and ओके ओके व्हेन मैथमेटिक्स, यू हैव फिल्ड द फॉर्म ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें बहुत कम लोग आते हैं फ्रॉम द ओके आई विल चेक व्हाट इज योर अंडर नेम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। पल्लवी तो कुंदरा अगर हम पल्लवी आपने तो ग्रुप से लेफ्ट कर दिया कैंपस के अंदर देखें तो हमें बहुत सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे विथ रिस्पेक्ट फैकल्टी टू जेंडर। FIP 13 पहला पल्लवी डिफरेंस के विथ नाम से रिस्पेक्ट मैंने टू आपको जेंडर ज्वाइन होता किया है था फिजिकल में। आपने वहां बॉयज से एंड लेफ्ट गर्ल्स दे कर दिया ड्रेस मैं अप आपको कॉल डिफरेंटली भी की थी यूजुअली। मैंने 2-3 दूसरा है दिन बाद सोशल कॉल किया डिफरेंस था इन मैंने जेंडर आपको रोल। जब हम लड़कियों को कोई काम देते हैं आपका यही अपने एक ही ही नंबर है कॉलेज कि में, और कोई अपने दूसरा नंबर यूनिवर्सिटी है में, तो the work that is assigned to the girls is ठीक है different मैं एक from बार the चेक work that करती is हूँ assigned to the boys।
if there is a function, नहीं if there क्योंकि is a मैंने एक conference, FYP if there 13 is a पल्लवी को मैंने ऐड किया था, उन्होंने workshop ग्रुप or से something लेफ्ट भी like कर that, दिया, or मुझे even लगा कि a शायद youth आपका festival कैंसिल हुआ going होगा। on, girls will be given those jobs which are ठीक softer. है, मैं कर दे, ये They वाला will not व्हाट्सएप be नंबर है, asked to अभी आपने stay जिससे back कॉल किया है। till late in the evening. ओके Boys will be given other jobs which are tougher, jobs which can ask them to stay beyond certain hours in the classroom. Third is academic or cognitive difference. So this is established that there is no academic or cognitive difference in gender. जो brain boy का होता है और girl का होता है, दोनों में कोई difference नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग, ये हमारे दिमाग में रहता है कि लड़का है तो उसको साइंस पढ़ाते हैं, उसका साइंस का एक्यूमेंट ज्यादा होगा, और लड़की है तो उसको चलो आर्ट्स पढ़ा देते हैं, उसको लैंग्वेजेस पढ़ा देते हैं, तो शायद उनको उसी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये बात कौन तय करता है? ये पेरेंट्स तय करते हैं। इट इज नॉट द गर्ल्स चॉइस और द बॉयज चॉइस। द फैमिली, पेरेंट्स, they think that just because a person is a boy, he will be more uh, intelligent or cognitive, उसका development ज्यादा हो। Next is attention paid. Now boys and girls sitting in the class, and if boys speak up, their voice is louder, and therefore more attention is paid to their what they are saying. लड़कियां अक्सर बहुत शांत होती हैं और बहुत धीमी आवाज में बात करती हैं, इसलिए जो टीचर है, जो फैकल्टी है, उनको पता नहीं चलता है कि लड़की भी बोल रही है, तो अटेंशन जो देना होता है दैट इज given more to the boys. Next is public versus private. तो यहाँ पर एक मेल टीचर जिस तरीके से फीमेल स्टूडेंट्स के साथ पब्लिकली या प्राइवेटली बिहेव करेंगे, सेम वे द टीचर विल नॉट बिहेव विथ मेल स्टूडेंट्स। सो जब अलग जेंडर आ जाता है, then the behavior also is different with respect to public and private talk. For example, a male teacher can put his arm on the shoulder of his student and talk if he wants, but he will never do that same thing for a girl student. So it's like that. And while distributing praise and criticism also, we are very gendered. We have our different views. that लड़की है तो हम कहेंगे कि सुशील है और सारा काम बहुत अच्छी तरीके से करती है, होमली टाइप की है। जब हम लड़कों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें लीडरशिप स्किल है, बहुत अच्छा टीम लीडर बना सकते हैं उसको, या दैट पर्सन इज हैविंग an intelligent viewpoint. So these things are totally gendered. We never say that a girl, we say a girl is very well behaved, well mannered. If the girl is a bit rough, or if the girl is hyperactive, we say the girl is tomboyish. We look down upon that. So while distributing praise and criticism also, we are very gendered. Friends, अभी gender stereotypes की बात करते हैं। तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर आता है, when I say the following words, is it the picture of a male or the picture of a female? Kindly answer. Okay, so when you talk about bank president, आपके दिमाग में मेल आ रहा है या फीमेल? मेल, देखिए मेल। किंडरगार्टन टीचर, किंडरगार्टन टीचर फीमेल, देखिए फीमेल। आंसर आ रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे। फैशन मॉडल, फीमेल, ओके फीमेल आ गया, जबकि फैशन मॉडल मेल भी होते हैं, लेकिन दिमाग में जो फर्स्ट पिक्चर आता है, साइंटिस्ट मेल, फीमेल, फीमेल भी होते हैं, बट वी यूजुअली से मेल। मेल, ओके, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मेल, मेल।
याचं फाउंडेशन बनवलं हाँ पाहिजे किंवा सिनियर कॉन्ट्रॅक्टचं बनवून देतील. सेक्रेटरी पहिले तर तरी आयडिया समांतर आहे. केली का नाही गेलं तर गड्डे खोदून Female. समांतर नाही केलं तर फीमेल। डायरेक्ट हे लावते. देखिए, समांतर दिस आपण इज जेंडर स्टीरियोटाइप। तुम्हाला असं वाटत आहे की हमारे एवढं दिमाग सगळीकडनं ते में टाकून जो घेतलं छवि पाहिजे. आती है तर मग सबसे जमिनीचा पहले, गड्डा जब पण खोदून हम टाक. किसी चीज को कर, आणि जैसे शेवटी हमने कहा बोलायचं कि यांना अजून द ड्राइवर वॉज ते लेट, मार्च महिन्यात तो करायचं. आपको लगेगा कि तर ते ड्राइवर मेल सगळे है इथे एंड ही वॉज इथे लेट, मोठा गड्डा but the करायचा driver can be a female also. रूपजामे चालेल. Okay, there are certain jobs which we always think are assigned to a particular gender. Some jobs are very gendered. Even some, not only jobs and professions, some designations are also very gendered. जैसे कि हमने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, बट हम हमेशा उसको मेल परसीव कर लेते हैं. अब president of India is a female because actually it is a female, but when we are just talking about president of a country, the first uh, thing that comes to our mind is that the person must be a male. And when we're talking about, say, this like a fashion model or kindergarten teacher or even a teacher, a primary school teacher, generally we will say primary school teacher is a female. So these are things that are there. These gender stereotypes are there. Even if we don't want it, we can break these stereotypes. बस तूने कितना अभी तो कोई भी पायलट बन सकता है. So we have male pilots, female pilots, but when we just say pilot, हमको हमारे दिमाग में आता है कि the person must be a male. When we talk about why do we say air hostess, अगर हम लोग ये बोले कि flight attendant जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जब आप पहली बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि फ्लाइट अटेंडेंट मस्ट बी अ फीमेल. टीटी, टिकट कलेक्टर जो होता है ट्रेन का, हम हमेशा ये सोचते हैं कि इट मस्ट बी अ मेल. इट्स लाइक दैट फ्रेंड्स. तो हमारी जो कल्चरल एक्सपेक्टेशन एंड स्टाइल्स है उसमें भी हम डिफरेंस देखते हैं. लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंस. जैसे कि हम लैंग्वेज अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषा में बात करते हैं एंड दैट रिफ्लेक्ट्स आवर कल्चर. Even when we are using that language, that is also the difference that we have, that we see. For example, like I always give this example that tumi in Marathi means aap, but tumi in Bengali means tum. And whether you are in North India or you are in East India, you will never refer to someone elder to you as tum. You will always refer to that person as आप. तो हिंदी बेल्ट में आप का प्रचलन है, लेकिन whereas in English we always say you, whether it is आप या तू या तुम. Again, cultural difference in attitudes and belief. What is the cultural difference? कि हम अलग प्रांत के लोग अलग चीजों में विश्वास करते हैं. कहीं कहीं पर टीचर का पाँव छुआ जाता है, कहीं पर टीचर से हैंडशेक किया जाता है, कहीं प्रणाम कहा जाता है, कहीं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहा जाता है. सो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस where they are, that gives an idea of the attitude and belief. Next is opportunity gap versus achievement gap. Now here, whatever opportunity students receive prior to coming to higher education, जैसे कि कॉलेज में आने से पहले अगर वो लड़का या लड़की गांव में रहा हो, where he or she has gone to a school which does not even have a proper roof, has not been to a laboratory, has not seen a proper library, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो उसकी अचीवमेंट को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं विद दैट ऑफ अनदर पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अ पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड या कॉन्वेंट बैकग्राउंड या इंटरनेशनल स्कूल बैकग्राउंड.
तो जहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं वहाँ पर आप अचीवमेंट की बात नहीं कर सकते, वहाँ गैप बड़ा हो जाता है। एंड लास्ट इज इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, दैट इज स्पेशल स्टूडेंट्स। ये भी हमारी इंक्लूसिविटी में आते हैं। नाउ डाइवर्सिटी has many types. One is the surface level diversity and one is the deep level diversity. डाइवर्सिटी जो सरफेस लेवल पे दिखता है वो है रेस कैसा है, एथनिसिटी कौन सी है, नेशनलिटी क्या है, कल्चर क्या है, जेंडर क्या है। Those are the basic things that people ask. That is evident. If you're coming from a tribal background and if your appearance says so, well, that is the surface level diversity. पर डीप लेवल वो होता है जहां हम कॉग्निटिव स्किल्स की बात करते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस की बात आती है और एक्सपीरियंस की बात आती है। हर एक का एक्सपीरियंस अलग होगा, हर एक का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग होगा। सो दैट इज अ डीप लेवल डाइवर्सिटी। उसके बारे में हमको तभी पता चलता है व्हेन वी आर इन द क्लासरूम। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन we are only dealing with surface level diversity. After they come to the class and once we start interacting with them, then we come to know about the deep level diversity. तो हमारे क्लास में हम देखते हैं कि अक्सर क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी की स्टाइल्स अलग होते हैं। लोगों के सोचने का स्टाइल, उनके सीखने का स्टाइल अलग होता है। क्लास में आप जाके कुछ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, कुछ बहुत लाइटली इसको लेते हैं और आपको लग रहा है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है बहुत बारीकी से उन्होंने सुना है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके नोट्स लेते हैं, बट व्हेन यू आस्क देम द सेम क्वेश्चन दे आर नॉट एबल टू आंसर। So everyone's style of learning and thinking is different because there are different cognitive styles. आपके क्लासरूम में कुछ फास्ट लर्नर्स होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स होंगे, कुछ एक्सेप्शनली क्रिएटिव पीपल होंगे, कुछ बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड रखते होंगे। सो दीज आर द डिफरेंट कॉग्निटिव स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू कैन सी इन योर क्लासरूम। वी कैन नॉट expect everyone to behave in the same manner because their individuality is something that manifests in the class. Second is field dependent versus field independent. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फील्ड डिपेंडेंट हो। उसका मतलब है कि वो लोग एज अ ग्रुप काम करना पसंद करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को आप एक साथ मिला कर यू कैन मेक देम डू a drama, a skit, a group activity, group song, group dance. Field independent people are those who prefer to do things on their own. They are not very amicable with others. तो फील्ड इंडिपेंडेंट लोगों को आप अकेले काम करने दीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अब अगर हम दोनों को मिलाने की कोशिश करें, अगर हम फील्ड डिपेंडेंट लोगों को ऐसा काम दें जिसमें कि बहुत सोचने वाली बात होती है, तो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म नाइसली। सो इट इज अप टू अस टीचर्स टू आइडेंटिफाई द stronger traits of the student so that we can give them tasks which will bring out their best. Similarly, impulsivity and reflectivity. So impulsive students are those who will do things very impulsively without thinking much. Reflective students will take a long time to think. Impulsive students are those who do very well in sports, individual sports event. Reflective students are not very good at those events which require immediate action. वो सोच के काम करते हैं और काफ़ी देर भी लग सकता है। तो क्लास में हमें एज टीचर्स जाके आइडेंटिफाई करना है कि
इंडिविजुअल स्टाइल क्या है, और उसी मुताबिक अगर हम उनको काम दे सके, देन वी कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन आवर स्टूडेंट्स। तो हम प्रमोट कैसे करें डाइवर्सिटी को? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू create a student body diversity and inclusion. Then we have to have diversity across all levels of institution. Because at different levels, when we have diversity, maybe at the time of admission, then when they are promoted to higher classes, faculty may be diversity ho, non-teaching may be diversity ho. Outreach and recruitment also should be there of prospective students. Many students are not able to understand the cost of higher education, and therefore they prefer to stay away from higher education. उनको लाना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, इसलिए हमें कुछ आउटरीच एक्टिविटीज पता करना है। ओके, जैसे कि आउटरीच एक्टिविटीज से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एरिया से बाहर जाके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके भी वी कैन इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स। कुछ सपोर्ट सर्विसेज दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। बाय these support services, students will understand more about the institution and they will not be scared to come and take admission. And then we should have an inclusive campus climate. बाहर से बहुत वेलकमिंग होना चाहिए, अंदर आके भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एंटी रैगिंग, स्टूडेंट रिड्रेसल सेल, ये सब ग्रीवांस रिड्रेसल सेल, ये सब अगर उनको दिख जाए तो उनको लगेगा कि इट्स अ वेरी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। आपके इंस्टीट्यूशन में सेपरेट बाथरूम्स, इनफ बाथरूम्स फॉर बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट्स है या नहीं, whether your institution is having common room for girls and boys, whether it is a disabled friendly institution. So all these things matter. The policy matters, the infrastructure matters, everything matters. Behavior, attitude, everything matters. So we have to create an inclusive campus climate. जब हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, तो हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में कुछ लोग हैं who are high achievers. If you give them some assignment, जो हाई अचीवर्स होंगे वो कहेंगे कि what do you really want ma'am or sir. गिफ्टेड जो लोग होंगे वो कहेंगे कि I would like to do it like this. और जो क्रिएटिव है होंगे वो कुछ और ही करेंगे, वो शायद किसी और लेवल पे चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको दिखेगा अपने ही स्टूडेंट्स पे। नॉट एवरीवन विल बिहेव इन द सेम मैनर, and you will come to know exactly who amongst your students is a high achiever, who is exceptionally gifted or who is more creative. तो बात करते हैं कि हाउ वी कैन प्रमोट क्रिएटिविटी एंड इंक्लूसिविटी, क्योंकि हमें दोनों ही करना है। क्रिएटिविटी को भी हमको इंक्लूड encourage करना है, तो with more autonomy that NEP is talking about, more and more institutions will become autonomous, so we can innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment. पिछले दिन हम बात कर रहे थे कि हमारे हाथ पैर कैसे बंधे हुए हैं। एक सर ने तो इतना भी कहा कि हम ये सारी बातें जो है सुनने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये संभव तभी होगा जब हमें ऑटोनॉमी मिलेगा टू डिजाइन आवर ओन करिकुलम, डेवलप आवर ओन पेडागॉजी एंड ऑल्सो द स्टाइल ऑफ असेसमेंट। सबके लिए एक जैसे एग्जाम क्यों? जो स्लो लर्नर्स है, क्या हम लोग उनके लिए कुछ और तरीका नहीं अपना सकते? जो एक्सेप्शनली क्रिएटिव है कुछ और नहीं दे सकते? क्योंकि हर एक को अगर हम एक ही तराजू से तोलेंगे, then some people are bound to do very miserably. So that is an important thing. Okay? So after this, second is
ensuring consistency. Now, when we ensure consistency, we mean that all institutions and programs that are available, that should be made available to the students. Some students are not able to come to the class, sit in the class. So what we can do for them is we can provide them our recorded lectures so that they are able to understand from our lectures. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रेडिशनल इन क्लास मोड पे रहे, हाइब्रिड मोड में भी पढ़ाई हो सकती है। डिज़ाइन कर सकते हैं करिकुलम ऐसा ताकि स्टूडेंट्स और इंटरेस्टेड हो, सिर्फ मार्क्स के लिए ही कॉलेज ना आए, सिर्फ डिग्री के लिए ही ना आए। एंड ऑल असेसमेंट सिस्टम जो है दैट should be decided by the higher education institution. We cannot have the same assessment system for everyone. Obviously, if we have the same assessment system that we have been having, the good students or the fast learners, they will be benefiting more. The slow learners will always fall behind. And when we give them the certificates at the time of final certification, it's obviously the more privileged people who will be getting more marks. तो ये नहीं होना चाहिए. Rather, we can have a continuous formative assessment. क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा लर्निंग गोल्स क्या है और हमारे अचीवमेंट्स कितने हैं. What was the goal of our program? Just to get marks? No. Just to clear an exam? No. The goal of any particular course must have been to learn something, and whether the person has actually learned something or not, that can be judged. Now, HEI should move away from high-stake examination towards a policy of comprehensive and continuous evaluation. तो एंड सेम और मिड सेम जो हम कहते हैं ना, एक मिड सेम हुआ, एक एंड सेम हुआ, दोनों ही एग्जामिनेशन एक हवा जैसे बन जाता है. अगर कोई मिड सेम बाय एनी चांस मिस हो जाए उसका, तो उसके चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एंड सेम कम हो जाते हैं, क्योंकि मिड सेम के नंबर भेजे जाते हैं. तो ऐसा ना करके, if we have a continuous system of assessment throughout the semester, if we keep on assessing our students, granting them marks, giving them credits, then automatically they will be in a better position. Even if they miss an exam, they will not fail. लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि there is lack of leadership. People lack the foresightedness, especially at the जो लोग at the pivotal position पे हैं. There is insufficient resources. We don't have sufficient resources. We cannot have so many examination system. We cannot have different set of questions for slow learners and fast learners. That's not possible. Very few people are there. Very few teaching staff is there. There is poor planning because NEP has opened up areas that are very dark. We don't know how we are going to deal with that. And most of the institutions, they do not have any blueprint as such. So there's very poor planning, lack of engagement across the university. University ये नहीं सोचती है कि इसको सही तरीके से कैसे हम लोग अडाप्ट कर सकें. Then there is a non-balanced approach to priorities. We are not concerned about what is the immediate priority. We generally try to bring in a quick fix solution rather than analyzing and engaging with issues. And this lack of support staff. Staff will not help in promoting inclusivity. And faculty also sometimes doesn't get any support from the management.
So, in order to understand diversity in higher education institutions, at the first level is social diversity, which is quite evident. Friends, I showed you the college application form slide right in the beginning. उसमें आप ही लोगों ने जवाब दिया था कि कास्ट, क्लास, बैकग्राउंड, रिलीजन ये सब पूछा जाता है. दैट इज सोशल डाइवर्सिटी. हम अलग अलग लोगों को एडमिशन दे रहे हैं. क्लास के अंदर आते ही उनका एकेडमिक डाइवर्सिटी हमें पता चल जाता है. फिर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सोशल इंक्लूजन, बिकॉज बोथ दिस डाइवर्सिटी has to be identified, has to be taken care of, so that there is social inclusion. Now, inclusion in higher education means that we address all sections of the society to meet all expected goals of education. Only then we have the right balance. So now, friends, this is another exercise, but I will not stop here because this is for you personally. कि आपके स्टूडेंट्स, फेवरेट स्टूडेंट का डोमिनेंट क्वालिटी क्या है. आप अपने आप से पूछिए कि आपको कोई भी स्टूडेंट पसंद क्यों है, उसके कौन सी क्वालिटी के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. That will show you whether you are interested in cognitive skill of the student or any other skill. तो टीचर्स आपके लिए है कि यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू यूज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड स्ट्रैटेजीज. सभी को एक इंस्ट्रक्शन से सब कुछ समझ में नहीं आएगा. सो वी हैव to be very clear as teachers that there are slow learners, fast learners, how to identify and how to deal with them. Use community resources. Those resources that are available, use them. Use the students as resources. Openly discuss cultural relation. So sometimes, we think that students, what to discuss this with student? If there is a war, अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो हम शायद इसको डिस्कस नहीं करते, fearing that the student might comment something which may not be very very soothing to the ears. लेकिन हाँ, जो सांस्कृतिक relation है, cultural relation, that has to be discussed openly because they are all adults. Give them wait time of 3 to 5 seconds. When you ask them a question, wait for some time to get the answer. Use cooperative learning rather than one person learning. Let it be a cooperative form of learning and do not omit prejudicial remarks. Sometimes we are very prejudiced in the classroom. Someone is wearing a particular type of dress in a particular way or behaving in a particular way. We try to be judgmental. We are prejudiced in our remarks. So we as teachers should not do that. तो अभी लास्ट सेगमेंट है कि रोल ऑफ एनईपी इन स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी. एनईपी क्या कहता है कि इस डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए लेट अस यूज टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग. व्हेन वी यूज टेक्नोलॉजी, वी हैव our message going much beyond our imagination. अगर हम क्लासरूम के अंदर ही कुछ बात करते हैं और उसको ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रीच बहुत ज़्यादा होगा. सो एनईपी 2020 में ये कहा गया है कि आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है इन टीचिंग इन लर्निंग, ताकि आप जो पढ़ा रहे हो वो दूर तक पहुंच सके, सबको पहुंच सके. रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स. हम लैंग्वेज बैरियर्स को रिमूव करेंगे. हर चीज़ इंग्लिश में नहीं होगा. वी हैव टू बी बाइलिंगुअल. Otherwise, what is happening is sometimes language creates barrier.
Then by increasing access for Divyanjan students or those students who are physically challenged. How do you give them access? You can give them infrastructural access. You can build lifts or ramps, have provision for wheelchair, and also bring inclusivity within the prospectors of the college or within the rules and regulation or policy of the college. Then by respecting diversity, we how can we do that? We can give respect for the local context in all curriculum. जब हम बात करते हैं पढ़ाने की, तो let us give certain examples which the students can identify. You see, education is a concurrent subject. It is both in the union list and as well as in the state list. So it is a subject matter of the union as well as the state. So when we talk about the state, we have to keep in mind that the student of a particular state will identify with the examples which they can relate to. हम अगर उनको यूएस का एग्जाम्पल देंगे कि यूएस में इस तरह के पेड़ होते हैं या इस तरह के जानवर मिलते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. तो हमें ऐसा करना है कि जो लोकल कंटेक्स्ट है उसी पर जोर देना है, एंड full equity and inclusion should be the cornerstone. So how do we do that? First of all, let's make our students learning partners. उनको अकेले ना बैठा के, there are many accessible online platform like Swayam in NPTEL, जिसमें टीचर स्टूडेंट साथ मिलके कोर्स कर सकते हैं. देन जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल को उन तक अवेलेबल करना है, एक ही फॉन्ट में होना है. रीडिंग लिस्ट भी बहुत वैरायटी होना है. अपने लेक्चर को वी कैन रिकॉर्ड लेक्चर्स एंड देन we can share it with the students. Also create diverse number of learning opportunities, and let there be many n number of assessment opportunities also. So institution can adopt egalitarian presence of women, that policy that women should be visible at every level. जेंडर बजटिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना चाहिए, एंड वुमेन के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना है, both physical and mental. And finally, we have to see that in leadership position also women should be there. NEP says about equity and inclusion in 14.3. It says that exclusion is more intense in higher education क्योंकि there is lack of knowledge of higher educational opportunities. स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ ही नहीं है कि क्या अपॉर्चुनिटी है. दे थिंक दैट इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर. सो economic opportunity that comes with pursuing higher education, that has to be made known to the students. Financial constraint नहीं है. Admission process जो है उसको और simplify किया जा सकता है. Geographical language barriers तोड़े जा सकते हैं. Also, the course should have better employability potential. As of now, there's very poor employability. Most of the syllabus is backdated, and therefore, we have to revise those things and make it attractive for our students. Also, we have to develop student support mechanism. तो NEP 2020 ये आप देख सकते हैं, आप NEP का मैनुअल में देख सकते हैं. यहाँ पर मैं हाईलाइट की हूँ उन जगहों को जहाँ पर इंक्लूसिविटी की बात हो रही है. कहा गया है कि करिकुलम को इंक्लूसिव बनाओ, कहा गया है कि बाइलिंगुअली पढ़ाओ, कहा गया है कि डिसेबल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कहा गया कि ब्रिज कोर्स बनाओ फॉर स्टूडेंट्स
जो कि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। हो सकता है कि मजबूरी की वजह से पढ़ाई उनकी छूट गई हो, so we have to give them the opportunity. And also we have to mentor all the students. So last day there was a very interesting question by one of the sirs who said that how can we ensure that mentoring is proper, is being done properly. So that for that, National Mission for Mentoring is there, NMM, and you can take online classes in this. Off and on, they have this National Mission for Mentoring, so you can learn mentoring. Also, we have to ensure sensitization, especially in issues related to gender. And then the campus can be made very student friendly by changing certain views, like no discrimination, anti harassment rules. So there are many areas of intervention. हर इंस्टीट्यूशन में एक आईडीपी बनाना अनिवार्य है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, जिसमें हाईलाइट किया जाएगा कि किस तरह के लोग कॉलेज में आएंगे, पढ़ेंगे और उनके लिए कॉलेज कौन कौन सी सुविधा प्रदान करेगी. We have to provide hostels. We have to also have strong internal system, encourage girls to opt for science, set up high quality support centers. So time and again what is coming out is that if there are good support centers, if students are confident that they have not come to the wrong place, they can pursue education, then that will be an added advantage. तो HEIs को मैनेज करने के लिए NEP says in 14.3 that you have to prioritize communication. Very important. Until and unless we communicate, most of the message or the information is not reaching the students. Student as individual, encourage them to work in diverse groups so that diversity is encouraged. Set one standard rule, not different rules for different people, and see that it is complied with. Be open minded and not prejudiced. Inclusiveness and equity should be the motto. So, with this, friends, I am ending the session, and now I would like to take in a few questions from all of you. Yes, Kiran Kumar Johare sir. बताइए सर. मैम आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था. थैंक यू सर. मैम अभी अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो 20% से ज़्यादा हायर एजुकेशन में स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते, स्पेशली रूरल एरिया से. और जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अभी 2021 का रिपोर्ट है गवर्नमेंट का कि हमारे यहाँ से लोग जो है ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और $50 मिलियन से ज़्यादा जो है फॉरेन करेंसी को हमें लॉस उसके लिए भुगतना पड़ रहा है. इसकी वजह से 2023 में यूजीसी का ड्राफ्ट आया जिसमें कहा गया कि 500 यूनिवर्सिटी फ्रॉम ग्लोबल लेवल कैन एंटर इन इंडिया. दे विल गेट एवरी परमिशन इन 45 डेज एक्चुअली. और अगले 2 साल में 500 यूनिवर्सिटीज़ भारत में या उससे भी ज़्यादा भारत में दाखिल हो जाएगी. उनका जो करेंसी होगा वो डॉलर में रहेगा फीस. और तो मेरा सवाल ये है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन पर बात कर रहे हैं, जेंट्स, लेडीज एंड ट्रांसजेंडर पर बात कर रहे हैं, तो ये जो डिजिटल डिवाइड और इकोनॉमिकली जो गैप क्रिएट होगा उसके लिए हम लोगों ने एज अ टीचर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं टीचर में भी बहुत सारे 31 अलग अलग टाइप के टीचर्स है, ग्रांटेड, नॉन ग्रांटेड, सेमी ग्रांटेड, देन CHB, विजिटिंग, बहुत सारे इस तरह से. और उनमें भी सैलरी और बाकी चीज़ों के बारे में बहुत सारा गैप है. तो ऐसे इसमें जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएगी, देयर सैलरीज विल बी इन फॉरेन. और अगर हम किसी को अगर 1 लाख रुपए सैलरी है और कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी बोलेगा कि पर मंथ आपको 82 lakhs in Indian rupees
मतलब $1,000 इतना अगर आपको सैलरी देंगे, तो उस हिसाब से अगर कन्वर्शन करेंगे, सॉरी मेरा 1,000 नहीं, उसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। $1 इज इक्वल टू 83 रुपीज उस हिसाब से। तो ये गैप जो है बढ़ेगा। और टेक्नोलॉजी के बारे में नो डाउट वी कैन यूज रोबोट्स मुंबई में, नागपुर में, इसके अलावा बंगलोर में भी रोबोट जो है हम लोग टीचिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी जो है मेरा आपसे मतलब ओपिनियन चाहता हूँ मैं कि ये जो डिजिटल गैप है और इकोनॉमिकली क्राइसिस है, ये बढ़ेंगे घटेंगे, और अगर बढ़ने वाले हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हम लोग एज अ टीचर करके स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो बाहर चले जाएंगे सीधा सीधा। सो आई नीड Okay. योर थॉट। Okay, thank you so much, Kiran Kumar sir. Thank you so much. जो मैं आप जो बोल रहे थे, जितना मैं समझ पाई हूँ, you're talking of two different things, not what I am speaking of. मेरा कहना था कि डिजिटल डिवाइड तो रहेगा. See, even during COVID, when we went for digital, before that we were not going for technology in such a big manner. When we went for technology during COVID, then also we realized one thing, that access सभी को नहीं मिल रहा है. एक ही घर में अगर लड़का लड़की दोनों पढ़ाई कर रहे हैं तो लड़के को डेटा भर के दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता है. ऐसा होता है, हुआ भी है. तो मेरा ये नहीं, my point of concern is not what will happen when foreign institutions or foreign universities come to India, and whether when we have internationalization. I'm not talking about that. Today my lecture was very simple. It was aimed at one thing, student diversity को कैसे हम कम कर सकते हैं, मतलब उनको इंक्लूसिविटी की तरफ कैसे ला सकते हैं. देखिए, डाइवर्सिटी मैं शुरू से बोल रही हूँ, हमारा डाइवर्स कंट्री है. देयर आर पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, क्लासरूम में आ जाते हैं, क्लासरूम से बाहर भी डाइवर्स रहते हैं. पिछले दिन भी मैं जो बोल रही थी कि मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको स्टूडेंट को फील कराना है कि हायर एजुकेशन जो है, दैट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट शुड बी वेलकमिंग. स्टूडेंट्स कतराते हैं, स्कूल में अटेंड करते हैं, लेकिन जहां हायर एजुकेशन की बात आती है वो भाग जाते हैं. सिर्फ अटेंडेंस के लिए उनको आना पड़ता है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज because our higher education system is such that it is not very welcoming, it is not very inclusive. यहाँ पर अगर कोई भिन्न सोच वाला आता है तो उसको भी हम रिडिक्यूल करते हैं. अगर कोई डिफरेंट टाइप से ड्रेस करके आता है तो उसको हम रिडिक्यूल करते हैं, बोलते हैं कि अरे तू तो लड़का है, तू लड़की जैसे क्यों पहनावा कर रहा है. मेरा जो आज का लेक्चर था उसी पर आधारित था सर. इट इज नॉट अबाउट डिजिटल डिवाइड और इकोनॉमिक डिवाइड. आई एम नॉट एड्रेसिंग दोज इश्यूज. आई एम सेइंग दैट लेट अस वेलकम everyone openly, let them come for higher education. हमारा gross enrollment कम है, only 27 out of 100 are actually accessing education. किसी और देश में आप जाएंगे तो वहां पर हायर एजुकेशन का जो नंबर है, पीपल हु आर कमिंग फॉर हायर एजुकेशन, वो बड़ा है. ऐसा भी है, हम देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में इवन इफ दे कैन नॉट कम फिजिकली, they can access online lectures, they can do their work side by side, they can study. ये प्रोविजन अगर हो तो वो भी अच्छा है. by ODL, open distance learning, I meant that. by technology I meant that. मैं robotics की बात नहीं कर रही हूँ. I am not talking about international universities or robotics or digital divide. Digital divide is there in India, I know, because we have a country of haves and have not. बट मेरा सिर्फ बहुत सिंपल सा सुझाव है कि स्टूडेंट को वेलकम फील करना है. इट शुड बी वार्म, the atmosphere should be warm. There are teachers of different categories, as you rightly said, sir. We have part-time teachers, we have guest faculty, ad hoc teachers, permanent teachers. permanent का भी finance, with finance, without finance, बहुत सारे हैं. लेकिन
as teachers, if we keep our differences aside and we welcome everyone, if everyone is given a chance to come and access higher education, then that is inclusivity. हमको उसी पर जोर देना है कि भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से लोग आएंगे, एंड दैट विल create an ecosystem which will be vibrant. सो सर, दिस इज माय हम्बल सबमिशन. आगे यही मेरा आज का पूरा जो था वही था सर, लेकिन आपके थॉट्स को मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ. यू आर really thinking in those lines. We have to think in those lines. But today I was only dealing with this, sir. Thank you so much for all your um, suggestions. Thank you so much. Anyone else who would like? Yes, sir. थैंक यू सो मच मैम. मुझे आपका टॉपिक पूरा समझ में आया. मैं अगले 5 साल में क्या क्या बदलाव भारत में होने जा रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइड एट द सेम टाइम जेंडर इक्वलिटी किस तरह से क्रिएट करने किया जा सकता है, वो विजुलाइज या उस विजन को देखते हुए आपका ओपिनियन चाह रहा था मैम. आपका टॉपिक मुझे पूरी तरह से समझ में आया. Thank यू you, आर sir. टॉकिंग रिलेटेड विथ अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में क्या हो रहा Yes, sir. है, एंड आई एम Thank you so थिंकिंग much, sir. रिगार्डिंग आगे का नेक्स्ट तो 5 हम लोग को सोचना है. थैंक यू सर, थैक यू. थैंक यू सो बोथ मच ऑफ अस आर इन द सेम बोट. हम लोग दोनों सोचेंगे सर. यस आप मैम. हम थैंक दोनों यू. मिलके सोचेंगे. थैंक यू यस सो मच. थैंक थैंक यू. Anyone else who would like to say anything? Yes. Any question, friends? नहीं मैडम, मैडम का वक्तव्य आज इतना समर्पक और बिल्कुल केंद्र में एक चीज को रखते हुए कहा गया है, तो हम संतुष्ट हैं. Thank you, madam. Thank you, Deepa madam. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, धन्यवाद. sir. Thank you, ma'am. I really appreciate the way you have all joined in to give your views. And आप बिलीव मी किरण कुमार सर, आपने जो कहा है मेरे दिमाग में रहेगा. ये मेरा थॉट हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय लेक्चर, आई विल कीप दिस इन माय माइंड. योर सजेशन वाज वेरी वेरी वैलिड. थैंक यू so much. I feel honored. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. So, ma'am, if there are no more questions, can we wind up the session? Yes, yes, madam, please. Thank you so Oh, much, madam, once again from all the participants. I thank extend my heartfelt thanks to respected Roy madam for engaging yet another wonderful session for all of us. Thank you so much, madam. Once my again. thanks to UGC Thank you, madam. MMTTC Nagpur, and to Detesh sir, to Preeti ma'am, and to all the participants who are with me today. Thank you so Thank you. much. Thank you so Namaskar. much, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, all of you. You please stay connected. We will start our session within 5 minutes. Thank you, all of you. यस मैम.